इस घर के सामने ही अनुपमा के निर्देश पर ड्राइवर ने कैब रोक दी। टैक्सी से उतरकर बैग कंधे पर लटकाए लंबे लंबे डग भरती हुई वो गेट खोलकर दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। कुछ दिन पापा के साथ बिता लूं, फिर सब दुख दर्द भूल जाने की नई उमंग लेकर ही वापस लौटूंगी। सोचते हुए अनुपमा ने एक नकली मुस्कान चेहरे पर चिपका डोरबेल बजा दी। अरे वाह अनुपमा, आओ आओ। अचानक बेटी को आया देख सुंदर जी का चेहरा खिल उठा। पापा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सुंदर से मिलते ही अनुपमा की कृत्रिम मुस्कान खनकती हंसी में बदल गई। कमरे में पैर फैलाकर सोफे पर पीठ टिकाकर वो आराम से बैठ गई। थक गई शायद। मैं अभी तुम्हारी पसंदीदा दालचीनी वाली चाय बनाकर लाता हूँ, कहे सुंदर जी किचन में चले गए। आप क्यों? काकी नहीं आई क्या आज काम पर? अनुपमा सुंदर के पास जाकर खड़ी हो गई। बेटा, एक जरूरी काम के सिलसिले में आज जयपुर के लिए निकलना था मुझे, तो काकी इसीलिए जल्दी काम निपटा कर चली गई। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवा दूँ अब। पापा, आप चले जाइए, जल्दी वापस आ जाएंगे ना। मैं तो अभी कुछ दिन यहीं रहूँगी। अनुपमा प्रसन्न दिखने का पूरा प्रयास कर रही थी। मैं 2 दिन में लौट आऊँगा। इस बार राम नाराज नहीं हुआ तुम्हारे कुछ दिन यहाँ बिताने पर। दिल्ली में हो तो भी बस सुबह आकर शाम को चली जाती हो वापस। एक दिन भी कहाँ रहने देता है वो तुम्हें मायके में। सुंदर के मन में अपने दामाद के प्रति छिपी शिकायत शब्दों में झलक रही थी। ऑफिस के काम से आज ही राम सिडनी गए हैं, इसीलिए आपके साथ कुछ दिन रहने का प्रोग्राम बना लिया है। गुड। सुंदर के चेहरे पर एक लंबी रेखा खिंच गई। अनुपमा भी मुस्कुरा दी और फिर ड्राइंग रूम में रखे बैग को अपने कमरे में ले जाकर सामान निकालकर अलमारी में लगाने लगी। सुंदर जी के साथ बातचीत कर अनुपमा का मन हल्का हो गया, लेकिन अपने पापा के जाते ही उसे उदासी ने घेर लिया। मस्तिष्क में विचारों की उलझन निराशा को और भी बढ़ा रही थी। शून्य में ताकती वो अपने आप से ही बातें करने लगी। कितना अपनापन है यहाँ। दीवारें भी जैसे अनुराग बसाए हैं अपने भीतर। घर के एकमात्र सदस्य पापा तो जैसे स्नेह का पर्याय ही हैं। मम्मी के दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद सालों से मम्मी की भूमिका निभाते हुए अपनी ममता की छांव वाले धूप सदृश चिंताओं से बचाते आए हैं। मैं अकेली संतान हूँ तो क्या, सभी नाते मिलकर भी जितना प्रेम नहीं बरसा पाते जितना पापा ने अकेले ही मुझ पर बरसा दिया है। और वहाँ कैसे कह दूँ कि ससुराल ही अब घर है मेरा। सासू माँ के रूप में खोई हुई माँ मिल जाएगी, यही आशा थी मेरी। ससुर जी से पापा जैसा स्नेह चाहा था, लेकिन चाहने मात्र से ही सब संभव नहीं होता। फिर और किसी को क्या दोष दूं, जब जीवन साथी ही अनमना सा रहता है। विवाह के 3 वर्ष बीत जाने पर भी प्यार और अपनेपन को तरस रही हूँ मैं। आशा थी कि कोई नन्ही जान आएगी तो नए रंग भर देगी जीवन में। क्या मैं कम दुखी हूँ माँ न बन पाने पर, कि सभी मुझे किसी अपराधी सा सिद्ध करने में लगे हैं? अनुपमा एक बार फिर सब याद कर खिन्न हो उठी। विवाह होते ही उसे नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा था। सारा दिन अकेले घर के काम में पिसती हुई वो 2 बोल प्रेम से सुनने को तरस जाती थी। पति राम अपनी ही दुनिया में खोया रहता। रात में कुछ हसीन लम्हों की चाह में वो राम के करीब जाती तो उसका रवैया ऐसा होता जैसे एहसान कर रहा हो उस पर। अनुपमा को किसी नन्ही आहट की प्रतीक्षा करते हुए 3 वर्ष बीत गए, लेकिन उसकी गोद सुनी ही थी।
राम का मनुहार कर एक दिन उसे साथ लेकर वो क्लिनिक चली गई। वहाँ डॉक्टर ने अनुपमा व राम दोनों के लिए कुछ टेस्ट लिख दिए। उस रात राम ऑनलाइन हुई रिपोर्ट्स देख रहा था और वो बिस्तर पर लेटे हुए राम की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। लैपटॉप शट डाउन कर लटका हुआ चेहरा लिए वो आकर बोला, रिपोर्ट्स देख ली? कहा था मैंने तुम्हें पहले ही, पर तुम ही जिद पकड़े बैठी थी कि टेस्ट करवाना है। अब साफ हो चुका है कि तुम्हारे सिस्टम में कुछ कमी है, इसीलिए तुम माँ नहीं बन पाओगी। अनुपमा की रुलाई फूट पड़ी। अपने को संयत कर हिम्मत जुटाकर बोली, आप कल प्रिंट निकलवा लेना रिपोर्ट का। ऐसी समस्याओं में कई औरतें दो चार होती ही हैं। इलाज तो होता ही होगा कोई न कोई। हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अब अपनी इस कमी का तमाशा बनवाने की। कोई पूछेगा तो कह देंगे कि अभी नहीं चाहते परिवार बढ़ाना। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। किसी ताना सहसा आदेश दे राम मुंह फेर कर सो गया। तिरस्कृत हो अनुपमा बस आंसू बहाकर रह गई थी। राम ने अगले दिन अपनी माँ को रिपोर्ट के बारे में बताया। बस फिर क्या था, आते जाते ताने कसने देने शुरू कर दिए उन्होंने। ससुर जी राम को बार बार याद दिलाना भूलने नहीं कि उनके रिश्ते के एक भाई ने अपनी बहू के माँ न बन पाने की स्थिति में अपने इकलौते बेटे को तलाक दिलवाकर उसका दूसरा विवाह करवा दिया था। उपेक्षा और प्रताड़ना के अंधेरे में घिरी एक तंग सी गली में स्वयं को पाकर अनुपमा बिल्कुल अकेली हो गई थी। राम अक्सर डपट देता कि मुंह फुलाकर क्यों रहती हो हमेशा, कम से कम मेरे सामने तो मनहूस सा चेहरा लिए ना आया करो। पिछले दिन के अपमानों का दंश भी अब तक मर्माहत कर रहा था अनुपमा को। मेरठ से राम की बुआ जी मिलने आई थी। अनुपमा ने हमेशा की तरह अभिवादन कर आदर व्यक्त किया। उन्होंने अपने परिचित अंदाज में अनुपमा को गोद भर जाने का आशीर्वाद दिया तो पास खड़ी अनुपमा की सासू माँ तपाक से बोल उठी, सपने देखने बंद कर जो जीजी, अब ये सुख हमारे हिस्से में कहाँ। बस अब तो हमारा आंगन बच्चे की किलकारियों के लिए तरसता ही रहेगा सदा। ये सुन बुआ जी आंखें फाड़ मुंह बिचकाते हुए बोली, अरे अरे ये क्या कह रही हो। अनुपमा की सूरत देखकर तो लगता ही नहीं कि इसे कोई अफसोस है अपने इस अधूरेपन पर। औरत का सारा बनाव सिंगार बेकार है अगर एक संतान भी ना दे सके परिवार को। क्या करे अब, ये बांझ लिखी थी लड़के के हिस्से में। जी जलता रहेगा अब तो सदा यूं ही हमारा। जहर मुझे तीर से शब्दों का वार असहनीय हो गया और अनुपमा चुपचाप वहाँ से चली गई। अपमान और दुख से विचलित हो रात में उसने राम को ये सब बताया तो राम उल्टा उस पर बरसने लगा। किस किस का मुंह बंद करोगी, कुछ गलत तो नहीं कहा माया बुआ जी ने। जानती हो ना कि कल 8 बजे की फ्लाइट से मुझे सिडनी जाना है। सोचा था जाने से पहले तुम्हें खुश कर दूंगा, लेकिन सारा मूड ऑफ कर दिया तुमने। लाइट बंद करो, सो जाओ अब। मैं भी कल पापा के पास जाना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज ही फ़ोन पर बताया था उन्होंने। पहली बार अनुपमा ने राम से झूठ बोला था। पापा के फ़ोन का बहाना बनाकर आज वो मायके आ गई थी। बचपन में जब कोई बात उसे विचलित करती थी तो पापा के थपकी देकर सुलाते ही सारा तनाव छूमंतर हो जाता था। उसी थपकी की चाह में कुछ दिन पापा के साथ बिताने आई थी वो। एयरपोर्ट पर पहुंचकर सुंदर ने मैसेज भेजा तो नोटिफिकेशन टोन सुन अनुपमा की सोच पर विराम लग गया। मैसेज पढ़ने के बाद किचन में जाकर वो अपने लिए नूडल्स बना लाई
और वापस कमरे में टीवी ऑन करके बैठ गई। किसी फिल्म में विवाह का दृश्य चल रहा था। गठबंधन की रीति दर्शाए जाने के उपक्रम में वर के कंधे पर लटके पटुका में सिक्का, दूर्वा, चावल, हल्दी व फूल रख एक गांठ लगाकर उसे वधू के दुपट्टे से बांधा जा रहा था। अनुपमा के 7 फेरों से पहले भी सुखमय भविष्य और मन को बांधने के प्रतीक के रूप में गठबंधन की रस्म अदा की गई थी। लेकिन हुआ क्या? राम के कंधे पर लटके दुपट्टे में बंधा गोल सिक्का कैसे तिरस्कार की टेढ़ी मेढ़ी आकृति में बदल गया, ये जान ही नहीं सकी। दूर्वा उसे हरा भरा खुशहाल जीवन कहाँ दे सकी, वो तो कटीली झाड़ियाँ ही चुभा रही है। हल्दी का सुनहरा रंग जीवन में चढ़ने की आशा पूरी होती, उससे पहले ही विषाद ने अपने रंग बिखेर दिए थे उस पर। फूल सा उसका चेहरा जैसे खिलने से पहले ही मुरझाया सा लगने लगा था। अच्छा चावल के धवल दाने पति के अटूट प्रेम और सुख शांति देने के स्थान पर एक बोझ सा औपचारिक रिश्ता ही तो दे पाए थे उसे। मानसिक शांति तो अब एक सपना सी लगने लगी है। गठबंधन ने दोनों के मन को तो नहीं बांधा। हाँ, अनुपमा के पांवों में जंजीर जरूर बंध गई थी, जिसे ना तो वो तोड़ पा रही थी और ना ही अपने अस्तित्व को यूं कैद में देख पा रही थी। डोरबेल बजने से अनुपमा सोच के दलदल से बाहर आ गई। दरवाजा खोला तो सामने कार्तिक को देख मुरझाया मन खिल सा गया। कार्तिक उसके पड़ोस में ही रहता था। दोनों की दोस्ती पुरानी थी। वे एक ही स्कूल में पढ़े थे। बाद में उच्च शिक्षा के लिए कार्तिक बेंगलुरु चला गया था। MBA करने के बाद नोएडा स्थित एक विदेशी कंपनी में बतौर मैनेजर वो कार्य कर रहा था। कार्तिक का एक पैर पोलियो के कारण बेहद कमजोर था। उस पैर में वो कैलिपर पहन कर रखता था, तभी उसका चलना फिरना संभव हो पाता था। कार्तिक के मन में अनुपमा के लिए विशेष स्थान था, लेकिन इसका कारण अनुपमा का अप्रतिम सौंदर्य या उसका पढ़ाई में अव्वल होना नहीं था। इसका कारण तो अनुपमा के मन के प्रति सम्मान और स्नेही व्यवहार था, जो सहानुभूति से नहीं मित्रता की सुगंध से सुवासित था। विवाह के बाद अनुपमा का मायके में आना कम होने लगा तो कार्तिक से मिलना जुलना बंद सा हो गया। लेकिन अनुपमा की मित्रता जैसे ऊर्जा बनी हमेशा कार्तिक का हाथ पकड़े साथ साथ चला करती थी। कार्तिक आया तो अनुपमा पहले के रंग में रंग गई। बातों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुराने दोस्त, स्कूल व कॉलेज के टीचर्स और मौसम का मिजाज सब कुछ समा गया था उनकी बातचीत के मध्य। अनुपमा अपना दर्द मन में ही रख कार्तिक का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन वो भूल गई थी कार्तिक जैसा अंतरंग मित्र उसकी मुस्कान देखकर ही अनुमान लगा लेगा कि वो दिल से निकली खुशनुमा मुस्कुराहट है या हंसी का जामा पहने हुए गहन पीड़ा। कुछ देर की बातचीत के बाद कार्तिक अचानक पूछ बैठा, अनुपमा, हम क्या अपने पुराने दिनों को ही याद करते रहेंगे या अपनी नई जिंदगी के किस्से भी शेयर करेंगे? अनुपमा को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। बोली, मेरी जिंदगी तो वही किसी भी शादीशुदा स्त्री की जिंदगी जैसी ही, सास ससुर पति जिम्मेदारियां, बस और क्या। तुम ही कुछ बताओ ना, कहकर उसने पलकें झुका ली। एक खूबसूरत जिंदा दिल औरत पति से दूर बैठी हो और एक बार भी उसके बारे में बात न करे, अजीब लग रहा है मुझे। मैं गलत नहीं हूँ तो तुम बहुत कुछ दबाए बैठी हो अपने अंदर। अनुपमा, मन की गिरह खोल दो प्लीज। कार्तिक की स्नेह भरी गुहार अनुपमा के दिल से आंखों तक पहुंचकर आंसू बनकर झरझर बहने लगी।
अपनी सभी आहत अनुभूतियों को उसने एक एक कर कार्तिक के समक्ष खोल कर रख दिया। कार्तिक की सहानुभूति घावों पर मरहम का काम कर रही थी। अनुपमा की आप बीती सुन कुछ सोचता हुआ सा कार्तिक बोला, अनुपमा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि राम ने तुम दोनों की रिपोर्ट्स को लेकर सच बोला है तुमसे? मतलब राम ने ऑनलाइन देखी थी रिपोर्ट्स, अपनी मर्जी से थोड़ी ही कहा था। लेकिन तुमने तो नहीं देखी, फिर प्रिंट्स भी नहीं निकलवाए उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं वो ही? कार्तिक की बात बीच में ही काट कर अनुपमा बोल उठी, विश्वास तो नहीं हो रहा कि राम इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। वो गुस्सैल जरूर हैं, लेकिन धोखेबाज भी। बेचैन हो वो सोच में डूब गई। उसे चिंतित देख कार्तिक ने उसका ध्यान दूसरी ओर लगाने के उद्देश्य से चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। एक बार फिर हंसी मजाक का दौर चल पड़ा। इस बीच सुंदर का जयपुर पहुंचकर फोन आ गया। कार्तिक वहां आया हुआ है, ये जानकर अनुपमा के लिए चिंतित सुंदर को राहत सी मिली। कार्तिक से उन्होंने रात में अनुपमा के पास ही रुकने का अनुरोध किया। रात के 1 बजे दोनों की उनींदी आंखों ने बातचीत की गति पर थोड़ा विराम लगा ही दिया। सोने से पहले कार्तिक हौले से मुस्कुराकर बोला, अनुपमा, एक बात कहना चाहता हूँ। हम कितने वक्त बाद मिले हैं, इसके बाद न जाने कब मिल पाएं। तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो एक कॉफ़ी हो जाए। हाँ, लेकिन कॉफ़ी मैं बनाऊंगा, तुम रुको ना यहीं। मैं बस यूं गया और यूं आया। अनुपमा मित्र के आग्रह को टाल नहीं सकी। अपने पिता के कमरे में जाकर अनुपमा कार्तिक के सोने का प्रबंध करने लगी। कार्तिक कॉफ़ी लेकर आया तो पहला घूंट भरते ही बोली, कमाल की कॉफ़ी बनाते हो कार्तिक, तुम्हारी होने वाली वाइफ से रश्क सा हो रहा है मुझे। कहते हुए अनुपमा खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर वहीं बेड पर पैर फैलाकर चैन से बैठ कॉफ़ी का आनंद लेने लगी। कार्तिक ने उसे अपने मोबाइल में उन लड़कियों के फोटो दिखाए जहां उसके रिश्ते की बात चल रही थी। अनुपमा से उसकी पसंद की लड़की चुनने को कहकर वो वॉशरूम चला गया। थकी हुई अनुपमा वहीं बेड पर लेटी तो पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। सुबह अलार्म बजने पर ही अनुपमा की नींद खुली। हड़बड़ाकर वो बिस्तर से उठकर वो कमरे से बाहर निकली। कार्तिक बालकनी में खड़ा गुलाबी आसमान पर बिखरी छटा निहार रहा था। इससे पहले कि वो रात के विषय में कोई सवाल करती, कार्तिक स्वयं ही बोल उठा, रात को जब मैं चेंज कर अंकल के कमरे में वापस आया तो तुम गहरी नींद में थी। तुम्हें उठाना मैंने ठीक नहीं समझा और तुम्हारे कमरे में जाकर सो गया। चाय पीकर कार्तिक वापस चला गया। जब तक सुंदर लौटे नहीं, कार्तिक प्रतिदिन अनुपमा से मिलने आता रहा। सुंदर लौटे तो अनुपमा जैसे नन्ही सी बच्ची बन गई। वो ये देखकर बहुत प्रसन्न थी कि इतने कम समय के लिए जयपुर जाने पर भी पापा ये नहीं भूले थे कि लाख की चूड़ियां अनुपमा को बहुत पसंद हैं। रंग बिरंगी चूड़ियों और कंगनों के साथ ही पापा गुलाबी और पीले रंग में रंगा गोटा पट्टी के काम वाला एक सुंदर लहंगा भी लाए थे। कितना खुश देखना चाहते थे वे अनुपमा को। चाहकर भी अनुपमा सुंदर को अपना दुख नहीं बता पाई। वो जानती थी कि उसके मां ना बन पाने पर ससुराल वालों का उसे दोष देना पापा को बहुत कष्ट पहुंचाएगा। अपनी पीड़ा भीतर ही दबा पापा के स्नेह को पल पल महसूस करती अनुपमा के 10 दिन बातें करते और हंसते हंसाते कब बीत गए पता ही नहीं चला उसे। वापसी के दिन नाश्ता करने वो टेबल पर बैठी ही थी कि उबकाई आने लगी। उबकाई के साथ ही चक्कर भी आ रहा था।
सुंदर उसे घर के पास ही डॉक्टर सुजाता के क्लिनिक पर ले गए। डॉक्टर सुजाता ने जांच कर दवा के साथ कुछ टेस्ट भी लिख दिए। टेस्ट के लिए सैंपल्स दे अनुपमा घर आकर दवा खाकर आराम करने लेट गई। दोपहर को कार्तिक अनुपमा से मिलने आया तो साथ में उसकी पसंद का ढोकला भी लाया। अनुपमा की पसंदीदा दुकान का ढोकला उस पर पापा और कार्तिक का साथ। अनुपमा भूल ही गई थी कि वो बीमार है। तीनों की बातों और ठहाकों से घर गूंज उठा। शाम होते होते अनुपमा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। सुंदर चाहते थे कि वो अगले दिन तक रुक जाए, लेकिन अनुपमा ने जाना ही उचित समझा, क्योंकि राम सुबह ही सिडनी से अपने घर लौट चुका था। डॉक्टर सुजाता के क्लिनिक पर रिपोर्ट्स ऑनलाइन देखने की सुविधा नहीं थी और स्वास्थ्य में सुधार के कारण अनुपमा को रिपोर्ट लेना आवश्यक भी नहीं लग रहा था। इसीलिए वो कैब बुक करवाने लगी। कार्तिक और सुंदर का मानना था कि रिपोर्ट एक बार जरूर देखनी चाहिए, अनुपमा को लौटने में देर ना हो जाए। इसीलिए कार्तिक ने कहा कि वो क्लिनिक से रिपोर्ट लेकर उसका फोटो खींचकर अनुपमा को व्हाट्सएप पर भेज देगा। कैब बुलाकर पापा और कार्तिक से विदा ले वो टैक्सी में बैठकर चली गई। अनुपमा ससुराल पहुंचने ही वाली थी कि उसे कार्तिक का भेजा हुआ रिपोर्ट का फोटो मिल गया। जब अनुपमा ने फोटो डाउनलोड कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रिपोर्ट बता रही थी कि वो गर्भवती है। अनुपमा का मन बल्लियों उछलने लगा। वो जल्द ही राम से मिलकर ये सुखद समाचार उसे सुनाना चाहती थी। उत्साह से भरी अनुपमा दौड़ती हुई राम के पास जा पहुंची। राम से आंखें बंद करने को कहकर उसने पर्स से मोबाइल निकाला और रिपोर्ट का फोटो राम के सामने कर दिया। राम ने आंखें खोली तो नजरें मोबाइल स्क्रीन पर ठहर गईं। रिपोर्ट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। माथे पर त्योरिया चढ़ाते हुए बोला, क्या मजाक है ये? मजाक नहीं, ये सच है राम। अनुपमा खुशी से चहक उठी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? राम आशंका से घिरा था। हो गया बस, कैसे क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता। अदा से कंधे उचकाती हुई अनुपमा राम से लिपट गई। अनुपमा को अपने से अलग कर राम आक्रोशित हो लगभग चीख उठा। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। हुआ तो हुआ कैसे? क्या हो गया है आपको? इस बार अनुपमा तुनक कर बोली। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप इतनी देर से? मैंने तो सोचा था कि आप ये खुशखबरी सुन खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन कैसी खुशखबरी, कैसी खुशी? सुन लो तुम, आज की मैं पिता नहीं बन सकता। उत्तेजना और क्रोध से राम के मुंह से सच निकल गया। अनुपमा सिर पकड़कर बैठ गई। उसे लग रहा था कि वो चक्कर खाकर गिर जाएगी। अपनी रोबीली आवाज में राम फिर चिल्लाया, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये बच्चा किसका है? शायद उस कार्तिक का ही जिसने तुम्हें ये रिपोर्ट भेजी है। अनुपमा ये सहन ना कर सकी, तहस में आकर बोली, अब समझी कि आपने मुझे हमारे टेस्ट की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई थी, क्यों नहीं जाना चाहते थे डॉक्टर के पास। कितना बड़ा धोखा। बौखलाया सा राम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। बेचैन होकर वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। असमंजस में पड़ी अनुपमा भी आंखों पर हाथ रख बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद कमरे की चुप्पी अनुपमा का मोबाइल बजने से टूट गई। कॉल कार्तिक का था। उखड़ी सी आवाज में हेलो बोलकर मोबाइल पर बात करते हुए वो कमरे से सटी बालकनी में जा खड़ी हुई। कार्तिक बोला, राम का सिडनी टूर कैसा रहा? तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? वैसे मैंने एक ज़रूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया है। अरे,
मैंने जिस रिपोर्ट का फोटो भेजा था वो तुम्हारी नहीं है। पहले किसी और अनुपमा की रिपोर्ट दे दी थी मुझे उन लोगों ने। कुछ देर पहले क्लिनिक से फ़ोन आया तो मैं दोबारा जाकर वही सही वाली रिपोर्ट लाया हूँ। अभी व्हाट्सएप पर तुम्हारी असली रिपोर्ट भेज रहा हूँ। कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। ओह, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हुआ क्या। हाँ, लेकिन उस गलत रिपोर्ट ने राम को बेनकाब कर दिया है। कहते हुए अनुपमा ने पूरी घटना संक्षेप में बता दी। अब राम को बता दी रिपोर्ट का सच, सब ठीक हो जाएगा। कहकर कार्तिक ने फोन काट दिया और असली रिपोर्ट अनुपमा को भेज दी। फोन पर अनुपमा की हताशा में डूबी आवाज सुनने के बाद कार्तिक चिंतित था, लेकिन उसे इस बात की प्रसन्नता भी थी कि राम को लेकर उसका अनुमान सही निकला और एक छोटी सी युक्ति लगाकर उस झूठ से पर्दा उठाने में वो सफल भी हो गया। हुआ यूं कि शाम को जब कार्तिक अनुपमा की रिपोर्ट लेने पहुंचा तो जो रिपोर्ट उसे मिली उस पर प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखकर वो चौंक गया। फिर रिपोर्ट पर मोबाइल नंबर व घर का पता देखा तो वो अनुपमा का नहीं था। कार्तिक समझ गया कि ये रिपोर्ट किसी और अनुपमा की है। इससे पहले कि वो काउंटर पर जाकर सही रिपोर्ट लेता, उसने अपने मोबाइल से उस रिपोर्ट की एक फ़ोटो इस तरह खींच कर रख लिया जिसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर दिखाई ना दे। इसके बाद कार्तिक ने अनुपमा की असली रिपोर्ट लेकर अपने पास रख ली। रिपोर्ट नॉर्मल थी, इसीलिए उसे अनुपमा तक पहुंचाने की जल्दी भी महसूस नहीं हुई। कार्तिक को गलत रिपोर्ट वाला फ़ोटो अनुपमा को भेजने कुछ देर बाद भेजी कार्तिक ने असली रिपोर्ट, ताकि अनुपमा राम को गलत रिपोर्ट दिखा सके और इस बारे में अनुपमा और राम की बातचीत भी हो पाए। गलत रिपोर्ट देखने के बाद राम की प्रतिक्रिया द्वारा सच झूठ की तह तक पहुंचना चाहता था कार्तिक। सही रिपोर्ट भेजने के बाद कार्तिक आशा कर रहा था कि राम अब शर्मिंदा होकर सच छिपाने के लिए अनुपमा से क्षमा मांग लेगा और दोनों का वैवाहिक जीवन एक सुखद मोड़ ले लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राम को जब अनुपमा ने बताया कि प्रेगनेंसी वाली गलत रिपोर्ट थी तो निर्लज्जता और दोगुने वेग से वो अनुपमा पर चिल्ला उठा। तो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया तुमने। ना जाने क्या समझती हो अपने आप को। सिडनी में ही खुश था मैं, सोच रहा हूँ सब छोड़ छाड़ कर वहीं चला जाऊँ। अनुपमा का मन वितृष्णा से भर उठा। मन के चूर चूर होने की पीड़ा मुख पर साफ झलक रही थी। मन किया कि जोर से चीख उठे, मुंह से जैसे बोल अपने आप ही निकल पड़े। अपने किए पर शर्मिंदा होने की जगह आप मुझे मेरे दोस्तों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अब तक आपके व्यवहार को मैं आपका स्वभाव समझ सहन करती आ रही थी, लेकिन आप तो पहले दिन से ही मुझे नीचा दिखाने के मौके तलाश रहे हैं। क्या हो गया अगर पति पत्नी में कोई भी संतान को जन्म देने में असमर्थ है? वो आप भी हो सकते हैं या मैं भी। रिश्तों का घटा जोड़ नहीं जानती मैं, लेकिन इतना समझती हूँ कि प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम पर टिका होता है, दिमाग का खेल नहीं चलता यहाँ। आप क्या छोड़ेंगे मुझे? मैं आज ही अभी पति पत्नी के नाम पर कलंक बन चुके इस रिश्ते से अपने को अलग करती हूँ। राम हक्का बक्का सा देखता रह गया और बैग लिए अनुपमा उल्टे पांव मायके लौट आई। सुंदर भी क्या कहते, सब जानने के बाद कुछ दिनों की जद्दोजहद के बाद तलाक हो गया। अपनी योग्यता के बल पर स्कूल में टीचर बन गई अनुपमा। पूरी हिम्मत से स्वयं को संभाले थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक रिक्तता निरंतर अनुभव कर रही थी। धीरे धीरे उसके वजूद पर छा रही वो उदासी उसकी उमंगों और खुशियों को लील ही जाती।
यदि उस दिन कार्तिक अपना दिल उसके सामने खोल ना देता। अनुपमा, तुम्हें कभी कहने का साहस ना जुटा सका। हमेशा एक जुड़ाव सा महसूस होता रहा तुम संग। कुछ कहना भी चाहा कभी तो अपाहिज पाँव ने जैसे मेरी सारी हिम्मत छीन ली। तुम्हारी शादी हुई तो सब्र कर लिया और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा। अब भी तुम्हें उदास देखता हूँ तो लगता है कहीं से खुशियों की गठरी बांध लाऊं और सब तुम पर न्यौछावर कर दूं। कार्तिक बोला, अपाहिज, ये क्या कह रहे हो कार्तिक? अपाहिज तो राम था जिसकी सोच ही पंगु थी। काश तुमने कुछ साल पहले ही ये बता दी होती मुझे अपने मन की बात। अनुपमा का गला रूंध गया। तो अब भी क्या बिगड़ा है अनुपमा? क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनकर खुश रह सकोगी? अनुपमा की आंखें ही नहीं मन भी भीग गया। लगा जैसे कार्तिक ने चाहत के दुपट्टे में सम्मान का सिक्का, उमंग सी हल्दी, दूरवा जैसी खुशी, चावल के दानों सा विश्वास तथा आशा के पुष्प रख कसकर गांठ लगा दी हो और उसे अनुपमा की कोमल भावनाओं की चूनर से बांध दिया हो। गठबंधन तो आज हो गया हमारा, कहकर अनुपमा कार्तिक के गले लग गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।